हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, किसी का एग्जाम एक दिन बाद है, किसी का एग्जाम 2 दिन बाद है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है और कम समय में हमको अधिक से अधिक और सही चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तब वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, ठीक है। या फिर इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ देते हैं कि रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मानते हैं, तब भी आपका राइट आंसर होना चाहिए भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो देखिए, हिस्ट्री का प्रश्न है। भारत का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद गौरी थी। कौन थी? मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, ठीक है। तो देखिए, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में जो धातु है वो हमारी एल्यूमिनियम है, ठीक है। सबसे अधिक धातु पूछा गया है, तो सबसे अधिक धातु हमारी एल्यूमिनियम हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है। कई मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इसी प्रकार से कई होते हैं, जिसमें से आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तब आपका वहां पर राइट आंसर होना चाहिए क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है, तो ओनली 4 मिनट्स। कितना? केवल 4 मिनट लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तब आपका वहां पर राइट आंसर होना चाहिए सिरिमावो भंडार नायके। कौन थी? सिरिमावो भंडार नायके। यह विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। यहां पर भारत नहीं कहा जा रहा है, विश्व की बात की जा रही है, इसको आप ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखिए, जो हमारी योजना आयोग है इसको सन 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, सन 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सन 1969 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है। देखिए, जो स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक लिखी गई है यह एक आत्मकथा है, ठीक है। और यह आत्मकथा किसकी है, तो नेल्सन मंडेला की है, जो कि काफी फेमस पुस्तक है और यह आपके प्रत्येक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका अपनी पुस्तक में एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इसको हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है, तो 35 वर्ष यानी 35 वर्ष हो जाएगी आपका। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्पाइस गार्डन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो भारत के केरल राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्पाइस मतलब क्या होता है? मसालों का शहर, ठीक है। केरल को मसालों के शहर के लिए भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखना है। आपको जब मसालों का शहर कहा जाएगा तब आप राइट कर देते हैं, लेकिन उसी प्रश्न को जब घुमा कर पूछा जाएगा तब उसी को बनाया जाएगा स्पाइस गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपका राइट आंसर वहां पर हो जाएगा केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। अभी ये किसी एग्जाम में जो है इसी तरह से पूछा गया था, तो काफी बच्चे जो है गलत करके आए थे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से? गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। यह भी पूछा जाएगा कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तभी भी आपका राइट आंसर होना चाहिए शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है।
भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न डिस्कस किया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। किसको? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह या फिर पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बेटल कल किस खेल से संबंधित है? देखिए, बेटन कल किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से हो जाएगा संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए, कनाडा देश की तट रेखा जो है यह सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपके ऑप्शन में कनाडा का नाम भी जरूर दिया रहेगा और कनाडा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो हमने आपको 18 नंबर प्रश्न बताया कि बेटल कन किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि क्रिकेट से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बाद हॉकी से पूछे जा रहे हैं। अभी क्रिकेट से पूछा गया था आपसे कि DLW का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो उसका भी संबंध क्रिकेट से था। अगला आपसे पूछा गया था कि दूसरा करके किस जो है खेल से संबंधित है शब्द, दूसरा शब्द, तो वह भी खेल से ही संबंधित था। जिस दूसरा शब्द को फेमस करने वाले एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इसको जो कि मैच में इसको फेमस किया था, इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? देखिए, इसके पहले पुरुष के लिए पूछा गया था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन है, तब आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन है, तो रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि शरीर में भोजन प्रायः किससे पचता है? ठीक है, शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए छोटी आंत में। ठीक है, दो आंत होती है हमारे अंदर, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। जो हमारे शरीर का भोजन पचता है यह जाकर के छोटी आंत में पचता है, यानी भोजन की पाचन क्रिया जो है वह संपूर्ण रूप से छोटी आंत में होती है। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछेंगे कि भोजन की जो संपूर्ण पाचन होता है, जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है या फिर संपूर्ण पाचन होने की प्रक्रिया है, ये शरीर के किस भाग में होती है? ठीक है, तब भी आपका राइट आंसर होना चाहिए छोटी आंत में होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, जो प्रसिद्ध हेमलेट पुस्तक है यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एक जो है प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तकें हमेशा एग्जामों में पूछी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है कि हेलमेट नामक पुस्तक को जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत चर्चित किताब है। अगला प्रश्न देखिए आपका फिर से है खेल से संबंधित, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, या फिर एशिया का प्रथम खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, एक उबेर कप है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? सबसे पहले आप समझिए कि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, उबेर कप खेल का संबंध जो है विश्व बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से है। उबेर कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए बैडमिंटन से है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके लिए हम आपको जो है डबल वो कर देंगे या फिर बता देंगे। अगला प्रश्न है आपका, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, तो यह होगा रेनिन। देखिए, एंजाइम की बात की गई है, ना तो किसी जीवाणु या विषाणु की। जब आपसे जीवाणु या विषाणु की बात की जाएगी तब आपका वहां पर राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस नामक पदार्थ। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एंजाइम की बात की गई है, कौन सा एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है फिर मिला देता है, तब वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए रेनिन नामक एंजाइम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह नैरोबी नामक स्थल पर स्थित है। कहां पर? नैरोबी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। अगला प्रश्न है आपका, डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? देखिए, जो डूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों की सीमाओं के बीच में है। ठीक है, डूरंड रेखा किन दो देशों की महत्वपूर्ण सीमाओं के बीच में है? तो यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण सीमा है। देखिए, होता क्या है कि अभी काफी बच्चे जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, आज लगभग 4 से 5 दिनों से एग्जाम चल रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत हार्ड आ रहे हैं, जबकि एक भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। जो चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं सेम यही चीजें आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी।
होता क्या है कि आप सही सिलेबस तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपको सही सिलेबस कवर नहीं कराया गया है, आपको एडवांस चीज़ें या फिर बहुत ही लो लेवल की चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से मस्ट रिलेटेड है ही नहीं। तो जब आप उस चीज़ों को याद करके जाएंगे, जब एग्जाम में आप बैठेंगे और प्रश्नों को देखते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत डीपली या तो पूछी जा रही हैं या फिर बहुत हाई लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि इनको हमने देखा ही नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें गलती ना आपकी है ना किसी और की, उसमें गलती जो आपको बताया है या फिर जो आपको पढ़ाने वाले उनकी, क्योंकि वो आपको मेन सिलेबस ही नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, या तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको एडवांस चीज़ें बता देंगे, आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे, बट मेन चीज़ नहीं बता रहे। इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यह आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अभी। और जो एग्जाम देके आए हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं क्या इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर प्रतिदिन हम एनालिसिस भी करा रहे हैं, आप एनालिसिस में जाकर देख रहे हैं क्या इसी तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी आपको उसी को पढ़ के जाना है, समय कम है। चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं, तो डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबगिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कौन सा भाग है जिसे भौतिकी रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर। अब देखिए आप भौतिकी रूप समझना चाहेंगे तो भौतिकी रूप वह होता है जो हमको बाहर से कोई चीज़ दिखा रही है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हो रहा है वो हमको स्पर्श दिख रहा है। जैसे बात किसी चीज़ को हम टच कर लें, उसको देख लें, वो है भौतिकी। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे केमिकल में मिल जाए, चीनी में पानी मिल जाए, दूध में पानी मिल जाए, वो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और जो भौतिकी होता है उसको हम देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब हमारे सामने होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है। जो मोटर कार से धुएं निकलते हैं इनसे एक मानसिक रोग होता है, ठीक है, और उसी रोग को जो पैदा करता है प्रदूषक, उसी का नाम आपसे पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर था सीसा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है पीबी, या फिर इसे लेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सीसा यानी पीबी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो देखिए प्रकाश से जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं या फिर गुजराते हैं, तो जो सबसे अधिक प्रकाश का विचलन होता है वह बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी है। जो हमारी कोयले की खान होती है उसमें कभी कभी क्या सुनाई देता है, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर या कहीं पर कि उसमें विस्फोट हो जाता है या फिर विस्फोट कराया जाता है। तो उसमें किस गैस का उपयोग होता है या फिर किस गैस का यूज होता है, तो मीथेन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था। यानी वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बने थे, उसके पहले उनको भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा और सबसे जो है जिसे आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा, इससे बड़ा यानी कोई पुरस्कार नहीं है, भारत रत्न नंबर 1 पर है, ठीक है। तो यह पुरस्कार मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, जो कि बिना राष्ट्रपति बने ही यानी राष्ट्रपति बनने के पहले इनको यह अवार्ड मिल चुका था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है। तो देखिए जो भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है उसका नाम है भील, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संसद की ऐसी कौन सी विधि जो है वित्तीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो उसका नाम होगा आपका प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कितनी वर्षों के लिए होता है या फिर कितने समय के लिए होता है या फिर कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। या फिर यहीं से प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तब भी आपका राइट आंसर वही होगा, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न साबित हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे प्रश्न बन सकता है और 100% ये प्रश्न जरूर बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा साहित्य में, दूसरा है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा जहां पर आपका एक राइट आंसर रहेगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है।
किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है, तो यह लोगों की संख्या से मापा जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी तो अधिक से अधिक एलईडी बल्बों का यूज किया जा रहा है। एलईडी बल्बों का यूज इसलिए है कि इससे जो है लाइट की बचत होगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक लाइट पहुंचेगी। लेकिन आपके प्रश्न में है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है, और उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो जो लैंप लगी होती है, बल्ब का बात नहीं हुआ है यहाँ पर, लैंपों की बात हो रही है, तो उनमें सोडियम गैस होती है। ठीक है, और यदि आपसे बल्ब की बात की जाएगी तब वहाँ पर आपकी आर्गन गैस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लैंपों की बात की है तब आपका राइट आंसर होगा सोडियम। देखिए प्रश्नों को इसलिए आप बार बार पढ़ा जाता है 2 से 3 बार, जिससे कि आप प्रश्नों को समझ जाएं कि पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी के कारण प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन उसी टाइप का आपको कोई और प्रश्न रहता है और उसी के चक्कर में आप दूसरे प्रश्नों को राइट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, यानी कैंसर के उपचार किस गैस से की जाती है। तो देखिए एक रेडॉन गैस होती है। कौन सी? रेडॉन गैस होती है, जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति होती है। अगला प्रश्न है आपका, चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का आविष्कार किया था या फिर वैक्सीन का आविष्कार किया गया था, उसको एडवर्ड जेनर ने किया था, और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम डबल स्टार कर दे रहे हैं कि चेचक के लिए टीके का जो है आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, जिसे आप वैक्सीन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश संसद का सदस्य, सॉरी एक प्रश्न कट गया है, उसको हम आपको बता देंगे आगे। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वह वियना में स्थित है। फिर से प्रश्नों को सुनिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वियना में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आदमी को 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष आयु होना आवश्यक है, तो वहां पर आपका राइट आंसर होगा कि 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, जितने भी टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। इसमें लगभग हमने 110 प्रश्नों को जो है डिस्कस किया है, सॉरी और भी अधिक 110 प्लस प्रश्नों को डिस्कस किया है, और हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम प्रत्येक दिन आपको शाम को 8 बजे प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो मिलेगी, या तो 6 बजे या 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी, जिसमें लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और आने वाले 2-3 दिनों के बाद से जो है हम 200 प्रश्नों की सीरीज चालू करने वाले हैं, और ये सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो भी अपलोड हो गई है, दूसरी वीडियो भी अपलोड हो गई है, और यह तीसरी वीडियो होने वाली है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा था। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये एक इंपॉर्टेंट लेखक की बात कही गई है कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और यदि बुरा नागरिक होगा तो वह बुरे राज्य का निर्माण करेगा। तो इसको अरस्तू ने कहा था। ठीक है, अरस्तू ने क्या कहा था, यदि कोई भी व्यक्ति अच्छा होगा या अच्छा नागरिक होगा तो वह अच्छे राज्य का निर्माण करेगा, और यदि बुरा नागरिक होगा तो वह बुरे राज्य का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक तो महात्मा गांधी जी थे। यह महात्मा गांधी जी की इंपॉर्टेंट जो है पुस्तकें हैं, इनको जरूर याद रखना आप लोग, ना हो तो कहीं पर लिख के रखना, बट ये आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है। जो रिहंद बांध परियोजना है इससे किस राज्य की सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 राज्यों की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना की जो है 2 राज्य सिंचाई, रिहंद बांध परियोजना के माध्यम से 2 राज्यों की सिंचाई होती है, एक उत्तर प्रदेश की और दूसरी बिहार की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का प्रश्न लिया गया है कि पल्लवों की जो राजधानी थी इसका नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका कांची नाम था। पल्लवों की राजधानी क्या नाम था, कांची नाम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक है, इसी के साथ हमने 50 प्रश्नों को समाप्त कर लिया है और नेक्स्ट प्रश्न को हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है आपका, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है 4 होते हैं, ए बी ओ और ऐसे करके होते हैं। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप की आपकी खोज की थी, इसको लैंड स्टेनर ने की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। अगला प्रश्न आपको दिए गए कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था। देखिए हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर ने किसको हराया था, तो राणा प्रताप को हराया था। और यहीं से आपसे दूसरा टाइप से प्रश्न बन सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था। तब आपका राइट आंसर होना चाहिए अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जो नवजात शिशु होते हैं, इनमें कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 होती हैं। ठीक है, 300 आपका एकदम राइट आंसर है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और जो सामान्य पुरुष हैं जो, उनमें 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। देखिए विटामिन से जरूर प्रश्न बनेंगे आपके कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है हमारी आंखों में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और कब की थी, तो सन 1492 ईस्वी में की गई थी। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज जो है ये सन 1492 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न आपका, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो सन 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो प्रतिस्कर्वी। क्या होता है, प्रतिस्कर्वी या फिर स्कॉर्बिक। ठीक है, आप स्कॉर्बिक को राइट करेंगे क्योंकि स्कॉर्बिक ही आपके ऑप्शन में भी दिया जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक होता है। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसे पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, किससे बनता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इसी को हम पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, यह इसका निर्माण कैसे होता है या फिर यह किससे बनता है, तो यह जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम से मिलकर इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है। देखिए जो लहसुन होती है इसमें एक विशेष गंध होती है, तो यह सल्फर घटक के कारण होती है इसमें विशेष गंध। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ये किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए आप प्रकाश संश्लेषण की आपको एक परिभाषा होगी, याद होगी कि छोटे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम तथा जल की उपस्थिति में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो उसी से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तब आपका राइट आंसर होगा प्रकाश की उपस्थिति में। अगले प्रश्न आपसे देखिए पूछा जाएगा कि आलू किसका संशोधित रूप है या फिर उत्पादन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए तना का। अगले प्रश्न आपका, जो मछली होती है, फिश होती हैं, ये कहाँ से श्वास लेती हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है, तो ये गलफड़ों से श्वास लेती है। अगला प्रश्न आपका, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं इनमें टोटल कितना ब्लड होता है, तो 5.6 लीटर होता है। कितना, 5.6 लीटर। अगला प्रश्न है आपका, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। देखिए ईसीजी जो है यह किस रोग के लिए का पता लगाने के लिए की जाती है, तो यह हृदय के रोग में पता की जाती है। ठीक है, जो हार्ट पेशेंट रोग हैं उनको जो है ईसीजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ईसीजी से पता चलता है कि उनका जो है कोलेस्ट्रॉल या फिर जो भी, उससे कई चीज़ें पता चल जाती हैं ईसीजी करने से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पता चलेगी, गैस की मात्रा चलेगी, और भी जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है सभी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करता है। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसे नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ जिसे शॉर्ट बोलते हैं UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं इनका परीक्षण किस उपकरण से करते हैं, तो इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर से कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे।
कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर बस दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? कंप्यूटर बस दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण कौन सी है? तो बिट होती है। अगला प्रश्न है आपका, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? जो साधारण बैरोमीटर होता है इसमें कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो पारा नामक द्रव का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि भी जो प्रकृति को देखते हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन छिद्र का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है, और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? एक देखिए आपका आंदोलन शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो पौधों की कटाई की जाती थी तो लोग उसको लिपट कर खड़े हो जाते थे कि पहले हमको काटो, उसके बाद जो है पेड़ों को काटा जाएगा, तो उसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। इसके प्रणेता रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो यह सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी दर्ज किया गया है? किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन था, सबसे छोटा राज्य कौन सा था, किस देश की कितना लिंगानुपात था। ठीक है, इस टाइप के बहुत प्रश्न आपसे बन रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो केंद्रीय जांच आयोग को, यानी जो सीबीआई हमारी होती है इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय जांच आयोग, इसी को पिंजरे में बंद तोता भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, किलोबाइट बराबर होता है, जो किलोबाइट है ये किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के। 1 मेगाबाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है? एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? तो क्रोम को। और देखिए जो गूगल है, जो क्रोम है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो मेटा गूगल की पेरेंट कंपनी हो जाएगी, जिसका सिंबल भी एम से ही दिया गया है। ये सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया गया है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, कंप्यूटर में एक वायरस फैलता है, यह है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ठीक है, देखिए एक स्पैम होता है, इसको सभी लोग जानते होंगे कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला एक भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटर से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत भवन कहाँ है? तो देखिए जो भारत भवन है ये भोपाल में स्थित है, हमारा भारत भवन भोपाल में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो। और अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, या फिर शेरशाह की कब्र कहाँ पर दफनाई गई थी? जो कब्र दफनाई गई है उसी को मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो जो हमारे वीर शिवाजी थे इनके गुरु का नाम था रामदास। ठीक है, वीर शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो हम भारत के लोग हैं, यह संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया जाता है कि हम भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो देखिए भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बलवंत राय मेहता समिति,
देखिए एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा इसने की थी। ठीक है, कौन सी समिति है? तो बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि भाषा के आधार पर सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लाडर्स को। ठीक है, क्रिकेट का मक्का लाडर्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो देखिए फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में सन 1908 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। कहाँ पर? तो लंदन में। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में सन 1908 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? जो संविधान के हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको कब सम्मिलित किया गया था या फिर कब मिलाया गया था? तो सन 1976 ईस्वी में इनको मिलाया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सन 1976 यानी 1976 में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। सेम प्रश्न था, शायद रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं इनका कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और कितने समय के लिए होता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्नों के माध्यम से 2 चीज़ों को डिस्कस किया था हमने वहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? किस राज्य में या फिर संघ शासित लोक क्षेत्र में लोकसभा की केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा की एक सीट है। अगला प्रश्न है आपका, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ी थी? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ी थी? तो जब बैंक दर कम कर दी गई थी। कब? जब बैंक दर कम की करती है। देखिए जब आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तब आप 100% सभी बच्चे प्रश्नों को गलत करके आएंगे और उनको यही लगेगा कि इस चीज़ को हमने पढ़ा ही नहीं है। जब आप अपने सिलेबस को पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं या फिर आपको पढ़ाई नहीं जा रहा है तब कहाँ से सही कर आएंगे? एग्जाम आपको टफ लगना ही लगना है। इसलिए आप सही चीज़ों को पढ़िए। प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड की जा रही है। जितने भी अपन ने भी एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग प्रतिदिन ज़रूर वीडियो को चेक कीजिए। हे इंडिया क्लासेज पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड की जा रही है। जितने भी जो है प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी गई है कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2023 स्पेशल तैयारी करके, इसी नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें सभी वीडियोज अपलोडेड हैं। वहां पर जाकर आप प्रत्येक दिन की वीडियो देखिए। जितने भी वीडियो अपलोड रहे हैं सभी वीडियो को देखिए। प्रत्येक में 150-200 प्रश्न कराए जा रहे हैं और जितने प्रश्नों को आप याद करके जाएंगे आप उतना अच्छा मार्क्स करके आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका NaHCO3 होता है। कितना होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है इसी को कि NaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तब आपका राइट आंसर होना चाहिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत में स्थापित सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पेंसिलिन की खोज की किसने की थी? तो देखिए जो पेंसिलिन की खोज की गई थी इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखते हैं? तो 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर रखी जाती है। ठीक है, 2 ट्रेन पटरियों के बीच की मानक दूरी है ये। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए गंगा की जो सहायक नदी हैं उनमें से कोई एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है या फिर उत्तर की ओर बहती है या फिर उस उत्तर की ओर उसकी जलधारा बह जाती है, तो सोन नदी है। अगला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है,
सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किस में होता है? तो कार की बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा स्थान है जो ब्रह्म के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर है। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो देखिए, जो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है यह सिक्किम है। ठीक है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पूंजी बिलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 यानी एक्ट 110, एक्ट 110, यह संविधान के जो है अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है फिर से उसी से कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 51A जो है यह संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। कितना? अनुच्छेद 51A या फिर 51K। ठीक है, ध्यान रखना, 51 नहीं, 51A या फिर 51K होना चाहिए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ताम्र पदार्थ हो, कौन सा? ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? जो ताम्र पदार्थ हैं ये हवा में जब खुले रखे जाते हैं तो ये हरे रंग के हो जाते हैं प्रायः। किसके कारण हो जाते हैं? तो ये CuCO3.CuOH का होल टॉइच के कारण हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन देती है। कौन है? स्वीडन गवर्नमेंट जो है यह नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनीगल नरसिंह राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनीगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? वह किसको पत्र लिख कर देगा? जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है पद का अपने त्याग करेगा तो उसको किसको जो है पत्र लिखकर देना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपना न्यायाधीश का पद छोड़ने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देखता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। ध्यान रखना इसको, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से होता है। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है? तो देखिए, तो प्रश्न लगभग 2 से 3 बार अभी तक ही रिपीट हो चुका है। अभी कितना पूछा जाएगा कोई भरोसा नहीं है कि ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? तो यह निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, ध्वनि तरंग, इसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर आप ऐसे समझिए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है या फिर जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमारी 117 प्रश्नों की, यानी 115 प्लस कर सकते हैं इसको, 117 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई। और इसी तरह प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। आपका जब भी एग्जाम रहे उसके एक दिन पहले तक की जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं सभी वीडियो को आप देखिए। यदि वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप हे इंडिया क्लासेस चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप चले जाइए स्किप करके होम। ठीक है, होम के बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट बनाई गई है कि आर्मी अग्निवीर 2023 एग्जाम स्पेशल तैयारी करके, उसी में सभी वीडियोज आपकी एक तरफ से अपलोडेड हैं। और यदि आप एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसी के जस्ट नीचे बनी हुई है कि आर्मी अग्निवीर 2023 एग्जाम एनालिसिस, वहाँ पर सभी आपको एनालिसिस की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप प्रत्येक दिन जो है इसी तरह से तैयारी करिए और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ना कि किसी और तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों को जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न आसान लगेंगे, सरल लगेंगे और कोई भी प्रश्न आपका डीपली नहीं, ना तो बहुत हाई पूछा जा रहा है। सही चीज़ों को पढ़िए। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।